सबको लगता था कि ये एक मामूली सा दिहाड़ी मजदूर है, मगर एक दिन अचानक से वो एक दूसरी दुनिया में चला जाता है जहाँ पर उसके पास अनलिमिटेड मैजिकल पावर्स थी। लियम एक होटल में वेटर का काम करता था, मगर एक दिन सोने के बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को एक अलग ही जगह में पाता है, जहाँ उसके चारों तरफ रॉयल और नोबल फैमिलीज पार्टी एंजॉय कर रहे थे और एक मेड उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। लियम सोचता है कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं, मगर मेड तो उसे बार बार पार्टी में आए हुए मेहमानों का स्वागत करने के लिए कह रही थी। तभी लियम अपना चेहरा देखने के लिए आईने के पास जाने लगता है, क्योंकि उसने एक रील में देखा था कि सपने में आईना देखने से नींद खुल जाती है। लेकिन आईने में वो एक छोटे लड़के का रिफ्लेक्शन देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मेड तो लियम को इस तरह से देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। तभी उसके फादर वहाँ आकर लियम से कहते हैं कि अपना थोबड़ा बाद में चमकाते रहना, अभी पार्टी में आए हुए मेहमानों का स्वागत करो। लियम इन सब चीजों से काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, मगर धीरे धीरे अब उसको समझ में आने लगा था कि वो एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंच चुका है, जहां वो एक नोबल फैमिली का 5th सन है और आज की ये पार्टी उसकी छोटी बहन के जन्म की खुशी में हो रहा है, क्योंकि उसके जितने भी सिबलिंग्स हैं वो सभी लड़के हैं। वो सोचता है कि अभी तो उसके लिए सोना ही बेहतर होगा, ताकि नींद खुलने के बाद वो दोबारा अपनी दुनिया में चला जाए। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। अगली सुबह उठने के बाद भी वो अब भी इसी शरीर में था। फिर वो बालकनी में जाने का डिसाइड करता है, जहाँ मेड उसको बताती है कि आपकी आंखों के सामने जितना भी जमीन है वो सभी आपकी फैमिली का है। लियम को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि यहाँ उसकी फैमिली इतनी ज्यादा अमीर है। वहीं मेड तो अचानक से उसके बिहेवियर में बदलाव को देखकर हैरान थी, जिसके बाद वो अपने बड़े भाई ब्रूनो से मिलता है, जो कि 4th सन था और वो बहुत ही ज्यादा मतलबी है। अभी से ही उसने अपनी छोटी बहन की शादी रॉयल फैमिली में करवाने का सोच लिया है, ताकि इससे उनके खुद का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। वो लियम को बताता है कि उसके बड़े भाई और फादर नेशन की हेल्प करने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि कानून के हिसाब से हर एक नोबल फैमिली को नेशन के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है, वरना वो अपना नोबल का स्टेटस खो देंगे। और उनके फादर, जो कि नोबल फैमिली के 3rd जनरेशन है, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही समय में उनसे नोबल का स्टेटस छीन लिया जाएगा और वो कॉमनर्स बन जाएंगे। फिर ब्रूनो बताता है कि उनका बड़ा भाई एल्ब रॉयल फैमिली के पैलेस में काम करता है, मगर अभी तक उसने किंग के लिए कोई खास काम नहीं किया है। अब इससे पहले कि वो लोग कुछ और बात करते, वहाँ उनके टीचर आ जाते हैं, जिनके हाथ में एक मैजिकल बुक था। लियम मैजिक सीखने के नाम से ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मगर ब्रूनो उसको शांत होने के लिए कहता है, क्योंकि उनकी दुनिया में भी मैजिक ऐसी चीज है जिसे सिर्फ काफी कम ही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लियम को तो उसके बातों से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। टीचर के जाने के बाद वो तुरंत अपनी मेड के पास जाता है और उससे लाइब्रेरी का रास्ता पूछता है। लाइब्रेरी में उसको काफी सारे मैजिक के बुक्स मिलते हैं, जिसमें से वो रैंडमली एक बुक को उठा लेता है। वो बुक में से एक मैजिक स्पेल को पढ़ता है और उसको जैसे ही वो ट्राई करता है तो सरप्राइजिंगली फर्स्ट ट्राई में ही उसके हाथ में फायर जल जाता है, जिसके लिए मेड उसको कांग्रेचुलेट करती है। फिर इसके बाद लियम अपने फादर के पास जाता है और यहाँ वो लाइब्रेरी से बुक्स ले जाने के लिए परमिशन मांग रहा था, मगर उसके फादर को तो अपने 5th चाइल्ड के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। वो कहते हैं कि तुम्हारा जो मर्जी है करो। तो फिर लियम लाइब्रेरी से काफी सारे बुक्स को ले जाकर अपने रूम में पढ़ना शुरू कर देता है और अपने रूम में ही वो काफी दिनों तक मैजिक की प्रैक्टिस करता रहा, जिसके बाद उसने कॉम्प्लेक्स मैजिक सीखना शुरू कर दिया और 1 महीने के बाद वो फ्लेम मैजिक बिना बुक में देखे ही कर पा रहा था। ब्रूनो भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जो लोग मैजिक सीख भी रहे होते हैं उन्हें बिना बुक के मैजिक करने में कम से कम 1 साल का समय लग जाता है। फिर वो भी लियम से बुक लेकर मैजिक करने का ट्राई करता है, मगर इस लूजर से तो एक सिंपल सा मैजिक भी नहीं होता। इसलिए वो लियम को उसकी बुक दोबारा से लौटा देता है और कहता है कि मैजिक से तुम काफी अच्छा काम करोगे और सोसाइटी में तुम्हारा नाम भी बढ़ेगा। मगर लियम को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो दोबारा लाइब्रेरी में जाता है और एक नई बुक उठाता है। फिर वो जैसे ही अपने रूम की तरफ जा रहा था तब रास्ते में उसे उसके फादर मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि इतने दिनों में क्या तुम कोई भी मैजिक सीख पाए हो। लियम इससे काफी ज्यादा नर्वस हो गया था और अचानक से उसके हाथों से आइस मैजिक हो जाता है, मगर लियम के फादर इससे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होते और पूछते हैं कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। तो फिर लियम फ्लेम मैजिक करने लगता है, वो भी बिना बुक के इस्तेमाल से, और ये चीज देखकर उसके फादर काफी
काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे और साथ ही वो काफी ज्यादा खुश भी थे। वो लियम से कहते हैं कि जाने से पहले तुम यहाँ से जितने चाहे उतने बुक्स ले जा सकते हो। लियम भी ये चीज देखकर खुश हो गया था कि उसके फादर उसको पसंद करते हैं। जिसके बाद फिर वो दोबारा से जंगल की ओर प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा था, तब उसे रास्ते में एक बंदा मिलता है जिसने व्हाइट जैकेट पहना हुआ था। वो लियम से पूछता है कि क्या तुम नोबल फैमिली हैमिल्टन से हो, जिस पर लियम बताता है कि हाँ, वो फैमिली का 5th सन है। अब ये सुनकर वो जैकेट वाला बंदा पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे कैप्चर करने के लिए आए हो। लियम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कह क्या रहा है, मगर वो यहाँ पर किसी ट्रबल में फंसना नहीं चाहता था, इसलिए वो यहाँ से जाने का सोचता है। मगर जैकेट वाला बंदा लियम को रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें मैजिक करने का और भी बेहतर तरीका दिखा सकता हूँ। तो ये सुनकर लियम तुरंत इंटरेस्टेड हो जाता है। फिर वो आदमी अपनी उंगलियों में 5 मैजिकल एलिमेंटल्स को समन करता है। लियम ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था और साथ ही साथ इम्प्रेस भी। वो उस आदमी से ये सब कुछ उसे सिखाने के लिए कहता है। तो वो जैकेट वाला आदमी लियम से एक ही बार में सर्कल और स्क्वायर बनाने के लिए कहता है, ताकि वो देख सके कि लियम एक बार में 2 चीजों में फोकस कर सकता है या नहीं। मगर लियम ये चीज आसानी से कर लेता है और साथ ही एक ही बार में फ्लेम कटर और फ्लेम बॉल मैजिक का भी इस्तेमाल करके दिखाता है। अब वो मिस्टीरियस मैन ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इस टेक्निक को लाखों में सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है और वो तो बस यहाँ पर लियम के सामने थोड़ा शो ऑफ करना चाहता था। जिसके बाद फिर लियम 3 मैजिकल स्किल्स को एक ही साथ परफॉर्म करता है और ऐसा करने से उसका पूरा स्टेमिना खत्म हो जाता है। जिस पर वो आदमी कहता है कि चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम इसमें बेहतर होते जाओगे, और बताता है कि अभी उसकी लिमिट 13 स्पेल्स की है, मगर वो हमेशा प्रैक्टिस करता है कि वो 16 स्पेल्स को एक साथ परफॉर्म कर पाए। लियम इन सब चीजों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। तो फिर वो मिस्टीरियस मैन लियम को अपना एक रिंग देता है जिसके अंदर काफी सारे मैजिकल बुक्स थे। रिंग पाकर लियम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो तुरंत उसके अंदर से एक विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है और ये चीज वो बड़े आसानी से कर लेता है। मगर इससे पहले कि वो उस आदमी को इसके लिए थैंक यू कहता, वो मिस्टीरियस पर्सन यहाँ से जा चुका था। जिसके बाद वहाँ वो मेड लियम को ढूंढते हुए आती है। वो पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि गार्ड्स ने उनकी प्रॉपर्टी में एक मिस्टीरियस पर्सन को देखा था। लियम यहाँ पर बात छुपाने के लिए उससे कह देता है कि मैं यहाँ पर अकेला था। तो फिर मेड उसे एक नई मैजिक बुक देती है और उसको ख्याल रखने के लिए कहकर यहाँ से चली जाती है। लियम इन सब से थोड़ा कंफ्यूज था, मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसके सामने वो मिस्टीरियस पर्सन दोबारा से आ चुका था। वो बताता है कि उसने सिंपली खुद को गायब कर लिया था। फिर जैसे ही उसकी नजर बुक पर पड़ती है, वो लियम से अंगूठी पहने हुए बुक के अंदर से एक स्पेल को ट्राई करने के लिए कहता है और लियम जैसे ही बुक के एक स्पेल को पढ़ता है, उसके अंदर से एक फ्लेमिंग सैलेमेंडर बाहर निकलता है जो कि एक पोकेमॉन की तरह उसकी अंगूठी में समा जाता है। लियम को समझ में आ गया था कि वो अपनी अंगूठी में काफी सारे स्पेल्स को रख सकता है, इसलिए फिर वो बुक में से काफी सारे स्पिरिट्स को समन करके अपनी अंगूठी में रख लेता है। जिसके बाद वो उस मिस्टीरियस पर्सन को थैंक यू बोलने के लिए मुड़ता है, मगर फिर से वो मिस्टीरियस आदमी यहाँ से गायब हो चुका था। मगर इस बार वो जमीन में लिख गया था कि अपना मुंह बंद रखना। जिसके बाद फिर हमें 1 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहां लियम अपने मैजिक के कंट्रोल में काफी ज्यादा बेहतर हो चुका था। वो अपने स्पेल्स के मदद से काफी सारे चारकोल और माना क्रिस्टल्स को जमा करता है। ब्रूनो जब ये सब कुछ देखता है तब वो लियम से कहता है कि इसकी मदद से तुम इंडिपेंडेंट हो सकते हो। जिसके बाद फिर वो लियम को बताता है कि जल्द ही उसकी शादी एक लो रैंकिंग के नोबल फैमिली से होने वाली है, मगर गरीब होने के बावजूद भी अभी से उसके पास ज्यादा इंडिपेंडेंस होगी। वो लियम से कहता है कि तुम्हें भी इंडिपेंडेंट होने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। जिसके बाद वो लियम को बताता है कि तुम्हारे पैदा होने से पहले हमारे फादर एक बेटी चाहते थे ताकि वो उसकी शादी किसी रॉयल फैमिली से करवा सके, मगर तुम्हारे पैदा होने के बाद उनका प्लान फेल हो गया था, इसलिए फिर वो 1000 सोल्जर्स को इकट्ठा करके माउंटेन के ड्रैगन को हराने के लिए जाते हैं ताकि इस किंगडम में उनका भी नाम हो। और उस समय उन्होंने ड्रैगन को सील तो कर लिया था, मगर साथ ही उनके 90% सोल्जर्स मारे गए थे, जिससे उनका बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था। फिर वो बताता है कि भले ही हमारे फादर और बड़ा भाई एल्ब काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी हैमिल्टन फैमिली अब बच नहीं सकती, इसीलिए तुम्हें भी अब अपने खुद के फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। लियम उसके एडवाइस के लिए उसको थैंक यू कहता है। जिसके बाद फिर वो अपने सामान को लेकर शहर में बेचने जाता है, जिसके लिए उसे काफी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। जिसके बाद वो शहर में ही नूडल खाने के लिए रुकता है, जहाँ उसको एक आइडिया आता है। तो फिर वो तुरंत अपने घर चला जाता है, जहाँ किचन में जाकर वो अपने
अपने सर्वेंट्स को इंस्टेंट नूडल ट्राई करने के लिए देता है। उन लोगों को ये मैगी वाला कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगता है। लियम सोच रहा था कि इस दुनिया में वो मैगी बेचकर काफी ज्यादा अमीर बन सकता है, क्योंकि इस दुनिया में किसी को भी इंस्टेंट नूडल्स के बारे में पता ही नहीं है। जिसके बाद फिर वो तुरंत अपनी मैगी को लेकर एक लोकल शॉप में बेचने के लिए जाता है, मगर वो तो लियम से कुछ भी खरीदने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उसके बड़े भाई एल्ब ने लियम के कुछ भी बेचने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। इसीलिए फिर लियम यहाँ से निराश होकर चला जाता है। जिसके तुरंत बाद एल्ब वहाँ काउंटर के पीछे से सामने आता है और लियम के मैजिक में इतना अच्छा होने की वजह से वो उससे काफी चिढ़ता था। वहीं दूसरी तरफ लियम सोच रहा था कि अब वो क्या कर सकता है, इसलिए वो कुछ अलग करने का डिसाइड करता है। रिसेंटली उसने एक स्टोरेज मैजिक भी सीखा है, जिसके अंदर वो काफी सारे चीजों को रख सकता है और साथ ही उसको टेलीपोर्ट भी कर सकता है। जिसके बाद फिर वो अपने मैजिक से अपना एक क्लोन बनाता है और उसको एक दूसरे किंगडम में भेज देता है, ताकि उसको हैमिल्टन फैमिली कंट्रोल ना कर सके। और क्लोन दूसरे किंगडम में जाकर सारी चीजों को बेचकर काफी ज्यादा पैसे कमा लेता है, जिसको वो स्टोरेज बॉक्स में रखते जा रहा था। और उन पैसों को लियम भी आसानी से एक्सेस कर सकता था। और इस तरह से लियम ने पैसे कमाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका खोज निकाला था। फिर ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। लियम अब अपने क्लोन के साथ प्रैक्टिस किया करता था, जिससे उसकी ट्रेनिंग काफी अच्छी हो रही थी। फिर एक दिन अचानक से उसका बड़ा भाई एल्ब उससे मिलने के लिए आता है और कहता है कि मैंने हाल ही में तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, सभी लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम बड़े होकर क्या करना चाहते हो। लियम उसके सवाल से तुरंत अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उसको पता था कि एल्ब सोचता है कि वो उसकी जगह पर फैमिली का हेड बनना चाहता है। इसीलिए जवाब में वो सिंपली कहता है कि मैं तो बस एक नौकरी करना चाहता हूँ, जिससे मैं अपने खर्चे उठाने जितना पैसे कमा सकूं। लियम के इस जवाब से एल्ब काफी ज्यादा सेटिस्फाई हो जाता है और फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें हंटर्स गिल्ड में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। लियम तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको अब एडवेंचर करने का मौका मिलेगा, जहाँ वो अपने मैजिक से मॉन्स्टर्स को मार पाएगा। फिर लियम हंटर्स गिल्ड में जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसके शॉर्ट हाइट का मजाक उड़ा रहे थे, मगर लियम तो उनकी बातों को इग्नोर करके सीधे गिल्ड मास्टर के पास जाता है, जहाँ वो आदमी बताता है कि भले ही तुम एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते हो, मगर तुम सिर्फ उन्हीं मिशंस पर जा पाओगे जिसके लिए तुम्हारी रैंक सूटेबल होगी। और फिर वो लियम को उसकी पावर दिखाने के लिए कहता है, ताकि वो पता कर सके कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गिल्ड मास्टर लियम को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा था, इसीलिए लियम भी कुछ लो लेवल फायर बॉल से अटैक करके दिखाता है, मगर इतना भी यहाँ मौजूद सभी लोगों को इम्प्रेस करने के लिए काफी था। गिल्ड मास्टर भी हैरान थे। वो लियम से आकर कहते हैं कि तुम्हारी जितनी स्किल्स है उसके हिसाब से तुम आसानी से एक बी रैंक हंटर बन सकते हो। जिसके बाद फिर लियम अपना बी रैंक का बैज लेकर यहाँ से जाने लगता है, मगर अभी भी उसे ये नहीं पता था कि बी रैंक के हंटर्स असल में कितने पावरफुल होते हैं। तभी रास्ते में उसे एक लड़की रोक लेती है, जिसका नाम आसुना था। वो उससे पूछती है कि क्या तुम सच में हैमिल्टन फैमिली से बिलोंग करते हो, और पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन कर सकती हूँ। लियम का ये हंटर गिल्ड में पहला दिन था, इसलिए वो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो लोग अपने पहले मिशन के लिए जंगल में चले जाते हैं, जहाँ उनका सामना वुल्फ बीस्ट से होता है। आसुना तो बिना किसी देरी के हमला करने के लिए अपना हथियार निकाल लेती है, मगर तभी झाड़ियों के बीच से काफी सारे वुल्फ बीस्ट निकलकर उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। आसुना ये सब देखकर घबरा जाती है। तभी लियम उससे शांत रहने के लिए कहता है और फिर अपने गैलेक्सी रिंग से कुछ पोकेमॉन्स बाहर निकालता है, जिनको वुल्फ्स तुरंत अपने जबड़ों से जकड़ लेते हैं। मगर क्योंकि वो मैजिकल मशरूम पोकेमॉन्स थे, इसलिए उनका साइज कुछ ही सेकंड्स में कपिल शर्मा शो के बच्चा यादव जैसा हो जाता है। वुल्फ्स अब बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। तभी आसुना अपना हथियार निकालकर तुरंत उन्हें खत्म कर देती है। फिर वो लोग 42 वुल्फ के लाशों को लेकर अपने हंटर्स गिल्ड में जाते हैं, जहाँ सभी लोग ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। गिल्ड मास्टर भी ये चीज देखकर हैरान हो गए थे और वो तुरंत एक हाई रैंकिंग जॉब के लिए उनको हायर कर लेते हैं। आसुना और लियम अपने नए मिशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, जहां उनको एक कैटरपिलर को डिस्ट्रॉय करना था, जो कि ट्रेड के एक मेजर रूट को ब्लॉक कर रहा था। आसुना काफी ज्यादा खुश थी, मगर साथ ही वो परेशान भी थी, क्योंकि मॉन्स्टर नॉर्मल बीस्ट से काफी ज्यादा अलग होते हैं। उनके अंदर एक मैजिक स्टोन होता है, जो कि उन्हें इमेंस पावर देती है, और साथ ही कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी। वहीं लियम अपने स्किल्स पर कॉन्फिडेंट था, मगर जब उनका सामना कैटरपिलर से फाइनली हो जाता है, तब उन्हें पता चलता है कि इसको हराना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी मेटल का बना हुआ था, जिसके ऊपर ना ही मैजिक काम कर रहा था और ना ही फिजिकल अटैक। इसीलिए वो लोग सोचने
के लिए पीछे हट जाते हैं, जहाँ लियम को एक आइडिया आता है। वो आसुना से बेट की तरह काम करने के लिए कहता है। फिर जब वो मॉन्स्टर पोजीशन में आ जाता है तब लियम अपने आइटम बॉक्स से बड़ा सा पत्थर निकाल कर उसे कुचल देता है, जिसके बाद वो लोग शहर लौट जाते हैं और अपने साथ न सिर्फ वो एक बल्कि दो डेड कैटरपिलर की बॉडी लेकर आए थे। गिल्ड मास्टर इससे काफी ज्यादा शॉक्ड था। तभी लियम उन्हें बताता है कि उसने तो बस अपने एनिमी सर्च स्किल का इस्तेमाल किया था, जिससे उन्हें दूसरे कैटरपिलर के बारे में पता चला। गिल्ड मास्टर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, इसलिए वो उन्हें एक बहुत बड़ा बोनस देता है। फिर इसके कुछ दिनों बाद एल्ब और उसके फादर शहर आते हैं एक बहुत ही हाई रैंकिंग पर्सन को वेलकम करने के लिए। वो पर्सन अपने गाड़ी से उतर कर लियम के फादर की तरफ बढ़ रहे थे, मगर तभी उनका ध्यान लियम के ऊपर पड़ता है। लियम को भी उन्हें देखकर थोड़ा अजीब लग रहा था। अब इसके कुछ ही देर बाद वो पर्सन लियम को मिलने के लिए बुलाता है और पूछता है कि आखिर तुम्हें ये रिंग कहाँ से मिला। अब दोस्तों हमें यहाँ पता चलता है कि जिस पर्सन ने लियम को जादू सिखाया था उसका नाम रेमंड है और वो एक बहुत ही हाई रैंकिंग मैजिशियन है। वो पर्सन लियम की बात सुनकर हंसने लगता है, जिसके बाद फिर वो अपने सर्वेंट के ऊपर अपनी फुल पावर से अटैक करने के लिए कहता है, क्योंकि वो लियम की पावर्स को चेक करना चाहता था। बटलर मैन भी कोने में जाकर अपनी डिफेंस को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन जब लियम उसके ऊपर फायर बॉल से अटैक कर देता है तब उसका शील्ड कुछ ही देर में टूट जाता है, जिससे वो बटलर घायल हो जाता है। ओल्ड मैन तो ये देखकर अब बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि लियम तो अब तैयार हो चुका है, और फिर उससे पूछता है कि आखिर तुम बड़े होने के बाद क्या करना चाहते हो। तो लियम उनसे कहता है कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। इसलिए ओल्ड मैन उसको तुरंत नाइट के रूप में सम्मानित करने का डिसाइड करते हैं, ताकि उसे एज ए इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस मिल जाए। जिसके बाद फिर एक दिन जब लियम अपने आइटम बॉक्स के मैजिक को प्रैक्टिस कर रहा था, तब उसको आइटम बॉक्स के अंदर एक लेटर मिलता है जो कि रेमंड की तरफ से था। उसमें लिखा हुआ था कि वो लियम को ग्रेजुएशन गिफ्ट देना चाहता है। जिस तालाब को अभी लियम ने खाली किया उसके अंदर रेमंड ने 100 किलो सोना छुपाया था और लियम को उसे निकालने का अब रास्ता ढूंढना था। तो फिर लियम अब अपना दिमाग चलाना शुरू करता है। वो सोचता है कि तालाब के अंदर उसने गोल्ड बार के रूप में तो सोना नहीं ही रखा होगा, इसलिए फिर वो आइटम बॉक्स को गोल्ड डस्ट पाउडर को रिलीज करने का ऑर्डर देता है और उसका ये तुक्का सही बैठ जाता है। गोल्ड डस्ट के निकलने के बाद एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ से एक सीक्रेट डंजन में जाने का रास्ता खुल जाता है। अंदर उसको एक प्राचीन किताब और लेटर मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि रेमंड कभी भी इस बुक को इस्तेमाल नहीं कर पाया, इसीलिए ये बुक वो लियम के हवाले कर रहा है, इस उम्मीद में कि शायद लियम इस बुक का इस्तेमाल कर पाए। लियम ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत उस बुक से मैजिक स्पेल्स को ट्राई करना शुरू कर देता है, मगर कितनी भी कोशिश वो क्यों ना कर ले, वो एक भी मैजिक को परफेक्टली इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। और इसी बीच काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब लियम एक मैजिक परफेक्टली कर पाता है, जिसका नाम अनदर वर्ल्ड था। इस मैजिक से एक दरवाजा बनता है जो कि दूसरे डायमेंशन में जाने का रास्ता था, जहां वो खुद के रहने के लिए एक कमरा बना सकता है या फिर जो मर्जी चाहे वहां रख सकता है। लियम इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बुक से और भी नए मैजिक को ट्राई करने लगता है। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां आसुना और लियम एक फ्रॉग मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, मगर उस फ्रॉग मॉन्स्टर के ऊपर तो दोनों का ही अटैक काम नहीं कर रहा था। फिर जैसे ही फ्रॉग सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने ही वाला था कि तभी लियम अपना गेट निकाल कर आसुना के साथ उसके अंदर छुप जाता है। फ्रॉग सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके आसपास की सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं आसुना सोचने लगती है कि अगर आज लियम नहीं होता तो वो मर चुकी होती, और इसीलिए वो खुद के स्ट्रेंथ पर डाउट करने लगी थी। लियम फ्रॉग के अंदर से मैजिक स्टोन निकाल कर अपने गिल्ड जाता है, जहां गिल्ड मास्टर तो ये देखकर हैरान हो गया था क्योंकि ये कोई रैंक्ड मिशन नहीं था। और फिर जब गिल्ड मास्टर रियलाइज करते हैं कि आसुना अपने स्किल्स पर डाउट कर रही है, तो वो उसे लियम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहते हैं, जिससे कि वो लियम की एक तरह से स्लेव बन जाए, मगर इससे उसका काफी ज्यादा फायदा होगा। अब क्योंकि आसुना को पावर्स का लालच था, इसलिए वो तुरंत इसके लिए राजी हो जाती है। जिसके बाद गिल्ड मास्टर उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट को बाइंड करने के लिए अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट आसुना के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसके तुरंत बाद से उसको एक यूनिक स्किल मिलती है जो कि उसे फ्लैश की तरह तेज बना देता है। और ये चीज रियलाइज करने के बाद वो लियम को अपनी फ्रेंड जोडी के पास लेकर जाती है, जो कि खुद भी एक वेटरन एडवेंचरर है। आसुना की स्टोरी सुनने के बाद जोडी भी लियम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती थी, और कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसको भी एक यूनिक स्किल मिलती है जिससे वो किसी के भी घाव को हील कर सकती थी, वो भी अपना खाना खिलाकर। और क्योंकि ये बहुत बड़ा मिरेकल था, इसलिए इसकी खबर पूरे किंगडम में फैल जाती है। फिर इसके कुछ दिनों बाद वो ओल्ड मैन लियम को मिलने के लिए बुलाता है और बताता है कि मेरे
किंगडम की प्रिंसेस स्कारलेट तुम्हारे स्लेव्स का परफॉर्मेंस देखना चाहती हैं। जिसको सुनकर लियम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि वो दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं, ना कि मेरे स्लेव्स, और मैं यहाँ कोई सर्कस नहीं चला रहा हूँ। तो ये चीज सुनकर ओल्ड मैन तुरंत अपोलोजाइज करता है। जिसके बाद फिर हमें पता चलता है कि जो सर्वेंट यहाँ पर उन्हें चाय सर्व कर रही थी वही प्रिंसेस स्कारलेट है, जो कि अपना भेष बदल कर लियम का असली पर्सनालिटी देखना चाहती थी। और क्योंकि यहाँ पर लियम ने प्रिंसेस के ऑर्डर को भी मना कर दिया, इसलिए अब उनका इंटरेस्ट लियम पर और भी ज्यादा बढ़ चुका है। फिर इसके अगले दिन लियम को प्रिंसेस से मिलने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ शुरुआत में ही प्रिंसेस अपने बारे में बताते हुए अपनी खूब तारीफ करती है और फाइनली ग्रीटिंग्स के बाद उसको बैठने के लिए चेयर मंगवा कर देती है। और फिर उसकी इंटरोगेशन शुरू करती है। वो पूछती है कि आखिर तुमने मॉन्स्टर कैटरपिलर और मॉन्स्टर फ्रॉग को कैसे मारा। लियम ये सुनकर चैन की सांस लेता है, क्योंकि जैसा उसने ओल्ड मैन से सुना था उसे लग रहा था कि प्रिंसेस स्कारलेट बहुत अजीब क्वेश्चंस पूछने वाली हैं। अब यहाँ लियम की स्टोरी सुनने के बाद प्रिंसेस स्कारलेट उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गई थी, क्योंकि लियम को अब तक हाई लेवल मैजिक के बारे में पता ही नहीं है और इसके बावजूद भी उसने इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स को हरा दिया। मगर लियम तो यहाँ हाई लेवल मैजिक के बारे में सुनते ही उसी के बारे में सोचने लग जाता है। लेकिन प्रिंसेस के सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे। वो उससे अब उसके कॉन्ट्रैक्ट मैजिक के बारे में पूछने लगती हैं और कहती हैं कि क्या तुम मुझे वो मैजिक अभी दिखा सकते हो। जस्ट बिकॉज वो एक प्रिंसेस है, लियम यहाँ पर उनकी सारी बातें नहीं मानने वाला था और कहता है कि नहीं, मेरे दोस्त कोई सर्कस परफॉर्मेंस के लिए नहीं है। स्कारलेट ये सुनकर अचानक से हंसने लगती है और मन ही मन सोच रही थी कि तुमने तो मुझे दो बार इम्प्रेस कर दिया। और वो अनाउंस करती है कि इसके लिए लियम को अवार्ड दिया जाएगा और साथ ही उसे इमीडिएटली बैरन के टाइटल से सम्मानित करती है। लियम तो ये सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसे पता था कि उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे वो ये प्रमोशन डिजर्व करे। तो स्कारलेट उसे बताती है कि तुमने मुझे दो बार हंसाया है, जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और फिर वो उसे एक मैजिक बुक भी देती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट मैजिक के बारे में डिटेल में लिखा हुआ था। लियम इसको पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर घर पहुंचकर जब वो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए जाता है, तब वहाँ ब्रूनो उससे मिलने के लिए आता है और उसको नोबल बनने के लिए शाबाशी देता है और कहता है कि यार, तो तुम्हें पीठ पीछे अभी खूब सारी गाली दे रहा होगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास हमारे फादर से भी हायर लेवल का टाइटल है। जिसके जवाब में लियम उसे बताता है कि अभी उसका रैंक बैरन लेवल पर है, जो कि उसके फादर से बहुत ही ज्यादा नीचे है। तो ब्रूनो उसको एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई पर्सन अपनी खुद की मेहनत से नोबल का टाइटल हासिल करता है, तो उसकी वैल्यू उस नोबल पर्सन से ज्यादा होगी जो कि अपने पेरेंट्स के थ्रू नोबल का टाइटल हासिल किया है। रात में जब लियम अपने घर लौटता है, तब उसे रास्ते में एल्ब मिलता है, जो कि गुस्से और जेलेसी से जल कर कोयला हो रखा था। लियम के सामने तो वो कुछ भी नहीं कहता, मगर उससे दूर जाते ही वो कहता है कि मैं जल्द ही ऐसा कुछ करने वाला हूँ जिससे ये साबित हो जाएगा कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। अगले दिन लियम आसुना और जोडी से मिलता है और यहाँ वो दोनों लियम को मास्टर कहकर पुकार रहे थे, जिसको सुनकर शहर के लोग भी उससे अब जेलस फील कर रहे थे। लियम को भी ये सब कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा था, इसलिए वो उन दोनों को लेकर मॉन्स्टर हंटिंग के लिए निकल जाता है। जोडी एक आर्चर है जो कि अपने एरो से मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, वहीं आसुना अपनी तलवार से उन्हें खत्म कर रही थी। जोडी यहाँ बताती है कि उसकी आई साइट कॉन्ट्रैक्ट के बाद बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, जो कि एक आर्चर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तभी लियम अपने इंचेंटमेंट स्किल से उसकी आई साइट और भी ज्यादा इंप्रूव कर देता है। बेसिकली अब उसकी आंखें टेलीस्कोप बन चुकी थी, जिसकी वजह से अब वो एक मिड रेंज आर्चर से स्नाइपर बन चुकी है और इसके लिए वो दिल से लियम को थैंक यू कहती है। फिर शाम को जब वो गिल्ड वापस लौटते हैं, तब वो देखते हैं कि यहाँ पर तो सभी लोग जल्दबाजी में हैं। लियम पूछता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, जिसके जवाब में एक पर्सन बताता है कि एल्ब नाम का एक बेवकूफ लड़का पावरफुल ड्रैगन मॉन्स्टर के सील को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं। लियम तुरंत समझ जाता है कि एल्ब ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो लियम से जलता है, इसीलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत पहाड़ों की तरफ निकल जाता है, जहां वो कई सारे लोगों को देखता है जो कि बुरी तरह से इंजर्ड थे, यहाँ तक कि एल्ब भी स्ट्रेचर में पड़ा हुआ था। मगर अभी भी जैसे ही एल्ब लियम को देखता है, वो तुरंत उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे नहीं हारने वाला। तभी गिल्ड मास्टर आकर उसे एक जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर देते हैं, क्योंकि अब वो इस बेवकूफ के मुंह से और कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे। जिसके बाद आसुना उनसे पूछती है कि आखिर हम लोग यहाँ पर किस चीज से लड़ रहे हैं, जिसके जवाब में गिल्ड मास्टर बताते हैं कि कई 100 साल पहले लियम के ग्रेट ग्रैंडफादर ने एक ड्रैगन को पहाड़ों में सील कर दिया था, मगर अब एल्ब ने उस सील को रिमूव कर दिया है।
असल में इतने समय से सील के अंदर होने की वजह से वो ड्रैगन खुद कमजोर है, मगर उसके बच्चे हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। और यहाँ एडवेंचरर्स का ये हाल उन्हीं बेबी ड्रैगन्स ने किया है। फिर इसके बाद गिल्ड मास्टर कहते हैं कि मैंने ऐसे लोगों को बुलाया है जो कि वो सील दोबारा से बना सकते हैं, मगर ऐसा तब तक नहीं हो सकता है जब तक हम बेबी ड्रैगन से डील ना कर लें। तो फिर लियम और उसकी टीम तुरंत उन ड्रैगन्स के पास चले जाते हैं, जहाँ असुना अपनी स्पीड की मदद से छोटे ड्रैगन्स पर अटैक करने बढ़ती है, मगर वो छोटे ड्रैगन्स भी इतने ज्यादा पावरफुल थे कि अपने फायर ब्रेथ से वो एक ट्री को कुछ ही सेकंड्स में राख कर सकते थे। इसलिए फिर लियम आसुना को पीछे हटने के लिए कहता है और फिर उनके ऊपर वो खुद फायर बॉल से अटैक करता है, लेकिन बेबी ड्रैगन्स तो उसके फायर बॉल अटैक को बड़े ही आसानी से काउंटर कर लेते हैं। लियम समझ गया था कि इस तरह से तो वो लोग नहीं जीत सकते, और साथ ही वो लड़कियां भी कहने लगती हैं कि अभी हमें रिट्रीट कर लेना चाहिए। तभी अचानक से बेबी ड्रैगन्स अटैक करने बढ़ते हैं, तो इससे लियम को एक आइडिया आता है। वो दोनों गर्ल्स को पीछे हटने के लिए कहता है और तुरंत मैजिक बुक निकाल कर पॉकेट डायमेंशन का दरवाजा खोल देता है। बेबी ड्रैगन का स्पीड इतना ज्यादा था कि वो लोग रुक नहीं पाते और सीधे उसके दरवाजे के अंदर चले जाते हैं, और लियम उनके घुसते ही वो दरवाजा तुरंत बंद कर देता है। और ये चीज देखकर अब यहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास जीतने का एक मौका था। मैजिशियंस उस बड़े ड्रैगन को सील करने के लिए सीलिंग मैजिक करना शुरू कर देते हैं। तभी गर्ल्स आकर लियम से पूछने लगती हैं कि तभी तुमने कौन सा स्पेल यूज किया था। तो इसके जवाब में लियम उन्हें उस मैजिक के बारे में बताता है कि किस तरह से वो पॉकेट डायमेंशन में कोई भी चीज रख सकता है, और क्योंकि अभी उसने इस मैजिक को मास्टर नहीं किया है तो वहाँ अंदर रखे हुए चीजें गायब भी हो सकती हैं, जिसका मतलब कि उन्हें बेबी ड्रैगन्स के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आसुना तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि तभी लियम को एक आवाज सुनाई देती है, और इसका पता लगाने के लिए वो जैसे ही घूमता है तो उसको पता चलता है कि ये आवाज तो उस ड्रैगन की है। ड्रैगन का नाम रेडान था। लियम हैरान होकर उससे पूछता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मगर रेडान के पास तो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल थे। वो ये चीज सेंस कर पा रहा था कि लियम की बॉडी और उसकी सोल बिल्कुल अलग है, और साथ ही वो उसका दिमाग भी पढ़ सकता था, जिससे उसे पता चल जाता है कि लियम का सोल इस दुनिया का नहीं है। लियम तो ये सुनकर सोच में ही पड़ गया था, मगर रेडान तो उस पे इंटरेस्टेड था। वो लियम से कहता है कि मुझे अपने साथ ले चलो और दिखाओ कि तुम किस तरह की दुनिया बना सकते हो, और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लियम उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसको इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं लग रही थी। रेडान फिर तुरंत एक माना में ट्रांसफॉर्म होकर लियम की बॉडी में चला जाता है, जिससे लियम के हाथ में एक टैटू आ गया था। लियम अपनी बॉडी में अचानक से बढ़ने वाली इस एनर्जी को महसूस कर पा रहा था, इसीलिए वो इसको टेस्ट करने के लिए तुरंत आसमान में 11 फायर बॉल मैजिक अटैक करता है, वो भी बिना कोई मंत्र पढ़े। और जब वो स्पेल पढ़कर इसको ट्राई करता है तब वो एक बार में 17 स्पेल्स को यूज कर पा रहा था, वो भी फुल कंट्रोल में। लियम इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, मगर तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर जितने भी मेजेस थे उनकी हालत खराब हो रही थी। तभी रेडान लियम को अपनी एनर्जी सप्रेस करने के लिए कहता है, क्योंकि इससे मेजेस को प्रॉब्लम हो रही थी। लियम सप्रेशन मैजिक भी तुरंत कर लेता है, और अब वो मेजेस आसानी से सांस ले पा रहे थे। जिसके बाद फिर गिल्ड मास्टर आकर लियम को थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पर सिचुएशन को अच्छी तरह से संभाल लिया। वहीं लियम अपने बेवकूफ बड़े भाई की गलती के लिए उनसे माफी मांगता है, और वो डिसाइड करता है कि सबका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए वो 1 केजी सोना दान करेगा। उसी रात लियम के फादर उसको थैंक्स कहते हैं, क्योंकि उसने एल्ब की फैलाई हुई गलती को संभाल लिया। तभी लियम पूछता है कि अब एल्ब का क्या होगा, जिसके जवाब में वो बताते हैं कि अब एल्ब को हाउस अरेस्ट में रहना होगा, और उसके पनिशमेंट के लिए वो खुद सीरियसली सोचेंगे। लियम को अपने बड़े भाई के लिए अब बुरा लग रहा था, इसलिए वो उनसे बात करने के लिए उसके रूम के पास जाता है, मगर वो अंदर नहीं जाता, क्योंकि दरवाजे के बाहर से ही उसे आवाज आ रही थी कि एल्ब चिल्लाते हुए कह रहा था कि हैमिल्टन फैमिली को रिवाइव करने वाला उसे होना चाहिए था, ना कि लियम को। लियम रियलाइज करता है कि उसको भी अपने फैमिली के नाम की पड़ी है, मगर वो खुद भी सेल्फिश है, इसलिए वो उसे बिना डिस्टर्ब किए अपने रूम में चला जाता है। अगली सुबह उठने के बाद उसे पता चलता है कि रेडान के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के बाद उसे 2 नए स्पेल्स मिले हैं, इसलिए वो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए तुरंत जंगल में चला जाता है, और पूरा दिन प्रैक्टिस करके वो उनमें से एक मैजिक को मास्टर भी कर लेता है। इस मैजिक स्पेल से वो बेबी ड्रैगन्स को अपने पॉकेट डायमेंशन से समन कर सकता था, और अब बेबी ड्रैगन बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली और ओबीडियंट हो गया था। तभी अचानक से लियम को एक आवाज आती है, जो कि उसे पूछ रही थी कि क्या तुम होली मैजिक भी कर सकते हो। वो कहती है कि वो यहाँ पर एक जरूरी काम से आई है। पहले तो वो लियम को बताती है कि एक ड्रैगन को हराना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मगर वो ओल्ड मैन ये चीज अलाउ नहीं करेंगे कि तुम्हें बैरन से कोई ज्यादा बड़ी टाइटल मिले।
और इसीलिए मैं तुम्हें हीरो कैंडिडेट के लिए नॉमिनेट कर सकती हूँ। इससे न सिर्फ तुम्हारी हेल्प होगी बल्कि पब्लिक को भी तुम्हारे पावर से कोई हैरानी नहीं होगी। और फिर वो पूछने लगती है कि आखिर तुमने उस ड्रैगन को कैसे हराया, जिस पर लियम बताता है कि उसने तो उस ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लिया है। ये सुनकर अब प्रिंसेस काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और साथ ही वो श्योर हो गई थी कि लियम होली मैजिक यूज कर सकता है, और अगर ये न्यूज बाहर आ गई तो लियम के लिए बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा। इसलिए वो लियम को इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहती है जब तक वो ना कहे। लियम के पास यहाँ पर एग्री करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं था, और अगली सुबह अपना मुंह बंद रखने के लिए उसे प्रिंसेस की तरफ से इनाम भी मिलता है, और ये एक ट्रेजर था जिसमें 3000 गोल्ड कॉइन्स थे। फिर इसके कुछ दिनों बाद ओल्ड मैन जेम्स लियम से मिलने के लिए आते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम होली मैजिक यूज कर सकते हो। लियम की यहाँ पर बोलती बंद हो जाती है क्योंकि उसे प्रिंसेस की तरफ से मुंह बंद रखने के लिए अच्छा खासा इनाम मिल चुका था। मगर तभी जेम्स खुद ही कहने लगता है कि प्रिंसेस अभी बहुत छोटी हैं और वो ऐसे मामलों को हैंडल करना नहीं जानती हैं, और अभी उसने जो तुम्हें 3000 गोल्ड कॉइन्स दिए हैं वही उन्हें तुम्हारे ऊपर शक करने की वजह दे रहे हैं। मगर इसके अलावा भी प्रिंसेस स्कारलेट अपने फादर यानी कि किंग को इस बारे में बता चुकी है कि तुमने ड्रैगन को सील किया है ताकि उसे प्रमोशन मिल सके, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसका मतलब कि वो जरूर कुछ छुपा रही है। जिसके बाद फिर जेम्स के इतना कहने पर लियम फाइनली उसे बता ही देता है कि रेडान के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के बाद उसे कुछ होली मैजिक्स मिले हैं। जेम्स यहाँ होली मैजिक को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, इसलिए लियम ऑल क्लियर स्पेल का यूज करता है जो कि अपने टारगेट से किसी भी तरह के नेगेटिव एनर्जी, पेट्रिफिकेशन, कर्स या कोई भी तरह की प्रॉब्लम को दूर कर देता है। जेम्स इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, इसलिए फिर वो लियम को एक हिस्ट्री लेसन देना शुरू करता है। वो उसे 3 ड्रैगन्स के वॉर के बारे में बताने लगते हैं जो कि प्राचीन समय में हुई थी। उन तीनों में होली मैजिक करने वाला ड्रैगन जीत जाता है, जिसके बाद वो एक ह्यूमन को ज्वाइन कर लेता है जो कि उसके पावर्स को बोरो कर सकती थी। वो ह्यूमन फिर एक किंगडम बनाती है जिसमें कि आज हम लोग रहते हैं। लियम ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि उसके खुद की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। फिर जेम्स लियम से पूछता है कि तुम्हारे मन में क्या आया जब मैंने कहा कि वो ड्रैगन ह्यूमन के साथ मिलकर एक किंगडम बनाया, जिसके जवाब में लियम कहता है कि शायद उस ड्रैगन और ह्यूमन ने शादी कर लिया होगा। तो जेम्स उसे बताता है कि अगर ऐसा होता तो आज सारे ह्यूमंस नॉर्मल नहीं होते। असल में बात कुछ और ही थी, उस ह्यूमन ने ड्रैगन को खुद के अंदर अब्सॉर्ब कर लिया था। लियम उनकी बात सुनकर सोचने लगता है कि हाँ जरूर ऐसा ही हुआ होगा, और इसके बाद फिर जेम्स कहता है कि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है कि तुम इस किंगडम के फाउंडेशन को दोबारा रिपीट कर सको। मगर यहाँ पर ओल्ड मैन जेम्स 2 चीजों के लिए परेशान था। पहला तो उसका हैमिल्टन फैमिली ही था। जेम्स बताता है कि तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने रेडान को सील किया था और इसी वजह से उन्हें नोबल का टाइटल मिला। लेकिन अगर ये बात सबको पता चल गई कि ड्रैगन ने एक ह्यूमन के साथ मिलकर हमारे किंगडम को बनाने में मदद किया था, तो तुम्हारी फैमिली से नोबल का टाइटल छीन लिया जाएगा क्योंकि तुम्हारे पूर्वज ने उसी ड्रैगन को सील कर दिया जिसने हमारी मदद करी थी। मगर ये तो बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ज्यादा परेशानी की बात तो मुझे ये लग रही है कि शायद वो ड्रैगन गुस्सा होगा और उनके किंगडम के खिलाफ कोई प्लान बना रहा होगा, क्योंकि इस किंगडम के लोगों ने उसे 2-2 बार सील किया। लियम उसकी हर एक बात को अच्छी तरह से समझ जाता है, लेकिन फिर वो जेम्स को बताता है कि जब मैंने उस ड्रैगन से बात किया था तब उसने बताया कि उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे क्या कहते हैं, क्योंकि लोग तो उसे हर एक नया सेंचुरी में नया नाम देते हैं। और कहता है कि मेरे ख्याल से तो वो इस किंगडम पर गुस्सा नहीं है। जेम्स को भी लगता है कि अगर लियम उससे अच्छी तरह से बात कर पा रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अगली सुबह जब लियम एडवेंचर गिल्ड जाता है तब वहाँ आसुना और जोडी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे वो लियम को देखती है वो उसे पकड़कर साइड में लेकर जाती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग उसका इंतजार कर रहे थे। ड्रैगन को हराने के बाद से काफी सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड हो गए हैं। सभी लोग लियम की पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि लियम की मैजिक पावर्स की मदद से उन्हें भी अच्छा खासा प्रमोशन और पैसा मिले। इसलिए गर्ल्स लियम को वार्न करती हैं और कहती हैं कि किसी को भी आसानी से अपनी टीम ज्वाइन करने मत देना। मगर सिर्फ इतना ही नहीं, जब लियम अपने घर आता है तब उसके पास ऑलरेडी काफी सारे लड़कियों का रिश्ता आया हुआ था, जिनको देखकर लियम नर्वस हो जाता है। तभी उसका बड़ा भाई ब्रूनो वहाँ आता है और वो लियम की शादी अपनी वाइफ के कजन से करवाना चाहता था, मगर लियम किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल जाता है और फिर आसुना और जोडी के साथ जंगल चला जाता है, जहाँ वो उन्हें अपनी पॉकेट डायमेंशन के अंदर ले जाता है, जहाँ पर अब एक घर भी है। वो बताता है कि इस घर को उसने दूसरे शहर के एक कारपेंटर से बनवाया था और क्योंकि अब वो दूसरी दुनिया की मैजिक पावर्स को भी सीख चुका है इसलिए यहाँ की चीजें अब गायब नहीं होंगी।
जिसके बाद लियम यहाँ पर गर्ल्स को पूरे हाउस का टूर देता है और एक्सप्लेन करता है कि किसको कहाँ पर क्या करना है। जोडी कहती है कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, तो लियम यहाँ की लाइटिंग को सेट करने के लिए कोशिश करने लगता है। सबसे पहले वो एक शैडो स्पिरिट को समन करता है जो कि इस जगह में पूरी तरह से अंधेरा कर देता है। जिसके बाद लियम सेलेमेंडर को बाहर निकाल कर लकड़ियों में आग जलाता है ताकि थोड़ी नेचुरल फीलिंग आए, मगर जोडी अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी। मगर वो लो लेवल शैडो स्पिरिट अभी डार्कनेस को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो आसुना कहती है कि काश स्पिरिट्स भी हमारी तरह इवॉल्व कर पाते। तो इससे लियम को एक आइडिया आता है। वो शैडो स्पिरिट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है। इससे स्पिरिट तुरंत इवॉल्व हो जाता है और उसके पास अब बात करने की एबिलिटी भी आ चुकी थी और साथ ही अब वो डार्कनेस को अच्छी तरह से मैनिपुलेट कर पा रहा था। और फिर वो लियम को शुक्रिया कहने लगता है क्योंकि उसने उसको इवॉल्व कर दिया। लेकिन लियम उसको बताता है कि मैं तुम्हें दोबारा समन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास समनिंग का उतना स्किल नहीं है। तो शैडो स्पिरिट उससे कहता है कि अभी के लिए तुम मुझे अपने स्टोरेज रिंग में रख लो जब तक तुम समनिंग मैजिक में मास्टर नहीं कर लेते। लियम को उसका ये आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए वो उसको अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। जिसके बाद वो सेलेमेंडर को भी इवॉल्व कर देता है और उसको भी अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है। फिर वो सभी एलिमेंट से एक मैजिक स्पिरिट बनाता है और उन्हें इवॉल्व कर लेता है, जिससे कि अब उसके पास मीडियम लेवल स्पिरिट समनिंग मैजिक आ चुका था जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल था। अगले दिन लियम एक जंगल में जाता है क्योंकि वहाँ उसको रेडान ने किसी मिशन के लिए भेजा था। फिर कुछ ही देर बाद वो लियम से अपने सारे बेबीज को बाहर निकालने के लिए कहता है। लियम बिल्कुल ऐसा ही करता है और बेबी ड्रैगन तुरंत लियम को परियों के फॉरेस्ट में लेकर जाता है। फेरीज तो यहाँ पर इंसान को देखकर तुरंत डर के मारे भागने लगती है, लेकिन जब लियम उनको बताता है कि उसे यहाँ पर रेडान ने भेजा था तब वो लोग रुक जाते हैं। लियम को रेडान ने बताया था कि फेरीज को इंसानों से खतरा है क्योंकि उन्हें मारकर उनके विंग्स को बहुत ही हाई प्राइस में बेचा जाता है। रेडान चाहता था कि अब लियम उसके जगह में इनको प्रोटेक्ट करे और साथ ही उनका नामकरण करे क्योंकि ये एक नेचुरल मैजिक स्किल है जो कि ह्यूमंस काफी अच्छी तरह से कर सकते हैं। लियम सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट मैजिक स्पेल करता है और उस फेरी का नाम रखता है रेने, जिससे वो फेरी अब एक एल्फ में इवॉल्व हो गई थी। रियाना भी इससे काफी ज्यादा सरप्राइज थी क्योंकि ये चीज उसके लिए भी बहुत बड़ी बात थी। लियम को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तभी रेडान उसे बताता है कि जब वो फेरीज को कॉन्ट्रैक्ट मैजिक के साथ नाम देता है तो उसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए वो लियम को एडवाइस देता है कि जब कभी भी तुम कॉन्ट्रैक्ट मैजिक का यूज करोगे उसके साथ तुम उन्हें एक नाम भी देना। अपनी एक सिस्टर को इस तरह से इवॉल्व होते हुए देखकर फेरीज भी अब लियम से नामकरण करवाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। वो सभी फेरीज को एक एक करके इवॉल्व करते जा रहा था और फिर कुछ ही देर बाद अब सभी फेरीज एल्फ बन चुकी थी। रेना उनकी तरफ से एज अ लीडर आगे बढ़कर लियम से कहती है कि हम इसके बदले तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, मगर लियम को उनसे कुछ भी नहीं चाहिए था, इसलिए वो उनसे यहाँ पर एक गाँव बनाकर रहने के लिए कहता है। तो ये चीज सुनकर एल्फ्स तुरंत अपने घर बनाने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। लियम इतना सारा मैजिक यूज करने की वजह से थक चुका था, मगर जैसे ही वो रेस्ट करने के लिए जाने ही वाला था कि तभी उसे अचानक से एक अजीब पावर महसूस होती है। वो पावर के डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ उसे एक मैजिक फ्रूट नजर आता है। तभी रेना भी वहाँ आ जाती है और लियम को बताती है कि वो लोग फ्री टाइम में इन्वायरमेंट के मैजिक को कलेक्ट करके इस फल के अंदर डाल देते हैं। रेडान लियम से इस फ्रूट को ट्राई करने के लिए कहता है और रियना की तरफ से भी लियम को इस चीज के लिए परमिशन मिल जाती है। और जैसे ही लियम एक बाइट लेता है उसको अपनी बॉडी में अचानक से काफी ज्यादा मैजिक महसूस होती है, इसीलिए वो कुछ फायर बॉल्स शूट करने का ट्राई करता है और अब वो एक बार में ही 19 फायर बॉल्स को यूज कर पा रहा था। फिर अगले दिन जब लियम वहाँ दोबारा जाता है तब सभी एल्फ्स उसको अच्छी तरह से ग्रीट करती हैं, मगर जैसे ही वो लियम को अपना बनाया हुआ घर दिखाते हैं उन्हें काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट होती है। तभी अचानक से उन्हें एक चीख सुनाई देती है। सभी लोग उस आवाज की तरफ बढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ डाकू एक एल्फ को किडनैप कर रहे हैं। लियम उनकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि लड़की को छोड़ दो, मगर वो उसकी बात नहीं सुनते, बल्कि उनमें से एक तो लियम के ऊपर अटैक करने बढ़ता है। तो लियम उसके ऊपर मैजिक से अटैक कर देता है, जिससे वो एक ही बार में क्लीन बोल्ड हो जाता है। तो फिर अब वो दो डाकू एक साथ मिलकर लियम के ऊपर हमला करने बढ़ते हैं, इसलिए लियम अपना शैडो क्लोन समन कर लेता है और अपनी कोम्बो अटैक से वो एक ही बार में उन दोनों को खत्म कर देता है। फिर लियम उन सभी एल्फ्स को अपने पॉकेट डायमेंशन में भेज देता है क्योंकि ये फॉरेस्ट उनके लिए सेफ नहीं था, मगर उसे चिंता थी कि ये जगह उनके लिए छोटी पड़ जाएगी। मगर जैसे वो चेक करने के लिए अंदर झांकता है तब वो सरप्राइज था
क्योंकि पॉकेट डायमेंशन अब बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी है, क्योंकि उसने कल मैजिक फ्रूट खाया था। वो गर्ल्स को अंदर जाने के लिए कहता है और फिर अपने घर जाकर अपने गार्डन में उन्हें रहने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डाकू नहीं आ सकते। एल्व्स तो उसकी एबिलिटीज को देखकर काफी ज्यादा अमेज्ड थे और फिर उसके सामने सभी लोग नील डाउन होकर उसको अपना किंग बनने के लिए कहते हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कहती हैं कि अगर तुम हमारे राजा बन जाते हो तो हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। लियम उनका ये बात मान लेता है, जिसके बाद उन्हें खाने के लिए इंस्टेंट नूडल्स यानी कि मैगी देता है। फिर वो अपने होली मैजिक को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जो कि उसे रेडान से मिले थे, क्योंकि होली मैजिक मिले हुए उसको 4 दिन हो गए हैं और अभी तक वो सभी मैजिक स्पेल को अच्छी तरह से मास्टर नहीं कर पाया है। फिर वो होली मैजिक को डायरेक्ट इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, इसलिए वो एल्व्स के पास जाकर अपने न्यू होली मैजिक के इस्तेमाल से उन सभी को टेलीपोर्ट करके अपने घर से 100 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह में लेकर जाता है। उसका क्लोन ऑलरेडी वहाँ पर उनका इंतजार कर रहा था और इसी वजह से लियम आसानी से वहाँ पर टेलीपोर्ट कर पाया, क्योंकि उसका क्लोन वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद था लोकेशन गाइड करने के लिए। फिर लियम क्लोन को वापस बुला लेता है, जिसके बाद फिर रेडान लियम से अपने हाथ में बने हुए ड्रैगन के सिंबल को यूज करने के लिए कहता है और उसके ऐसा करते ही यहाँ पर लगा हुआ सील टूट जाता है और इस जगह का असली रूप सामने आ जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा हरा भरा जंगल था। एल्व्स इस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। फिर रेडान लियम को बताता है कि ये उनमें से एक जगह है जिसको रेडान ने अपने मैजिक से सील करके रखा था। लियम इसके पीछे का वजह पूछता है, मगर रेडान चुप हो गया था, तो लियम भी उससे फिर जबरदस्ती नहीं करता। जिसके बाद एल्व्स इस जंगल में अपने अपने रहने की जगह ढूंढने लगती है। वहीं लियम अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक की प्रैक्टिस करने लगता है और काफी कोशिश करने के बाद अब वो 0.5 सेकंड में ही ये मैजिक कर पा रहा था। फिर वो घर जाने का डिसाइड करता है और 3 बेबी ड्रैगन्स को उनकी रखवाली करने के लिए छोड़कर जाता है। घर पहुंचने के बाद उससे मिलने के लिए प्रिंसेस स्कारलेट आती है और पूछती है कि क्या ड्रैगन ने तुम्हें किसी प्रोमिस्ड लैंड के बारे में बताया है, जिसके जवाब में लियम बताता है कि नहीं, अभी तक तो उसने ऐसा कुछ नहीं बताया है, मगर उसने मुझे कुछ सील्ड जगह के बारे में बताया है। यहाँ पर लियम उसको एल्व्स के बारे में भी बताता है। स्कारलेट ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और उन्हें देखना चाहती थी। लियम इस बात के लिए एग्री हो जाता है, मगर उसका एक कंडीशन था, उसको एक स्किल्ड क्राफ्ट्समैन चाहिए था जो कि एल्व्स के लिए घर बना सके। तो स्कारलेट लियम को एक डॉर्फ से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि एक मास्टर इंजीनियर था। तो फिर लियम उसका एक क्लोन बना लेता है अपने साथ एल्फ विलेज में ले जाने के लिए। और जब वो लोग फॉरेस्ट पहुंचते हैं तब स्कारलेट उससे पूछती है कि क्या यही एक प्रोमिस लैंड है, मगर लियम यहाँ पर उसको कोई सीधा जवाब नहीं देता। तभी स्कारलेट कहती है कि प्राचीन कहानियों की माने तो जब दुनिया खत्म होने वाली होगी तो उन्हें प्रोमिस लैंड में रहने की जगह मिलेगी। वो एक रिंग निकालती है जो कि उनके सेल्वेशन की चाबी थी और साथ ही यहाँ पर वो लियम के टैटू के साथ भी रेजोनेट कर रहा था, इसलिए लियम उसको छूने के लिए बढ़ता है और जैसे ही वो उसको टच करता है ये पूरा आइलैंड हवा में उड़ने लगता है, जिसको देखकर स्कारलेट अब कंफर्म हो गई थी और तुरंत लियम के सामने घुटने पर बैठ जाती है, क्योंकि लियम प्रोमिस्ड लैंड का मास्टर है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि यहाँ एक ऐसा जगह बनाओ जहाँ पर सभी लोग खतरे के समय बचने के लिए आ सके। और दोस्तों इसी के साथ इस एनीमे का पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये कहानी मजेदार लगी तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में नेक्स्ट जरूर लिखना अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अब से हमारे चैनल पर ऐसे मजेदार एनीमे स्टोरीज आते रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।